नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं आपकी ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज भूगोल शास्त्र, और इसमें फ्रेंड्स हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी बुक की कंप्लीट कवरेज देने की। आई होप आप लोगों को ये फ्री वाली सीरीज काफ़ी अच्छी लग रही होगी। बेसिकली फ्रेंड्स, इस सीरीज का पर्पस ये है कि आप सभी लोगों के पास एनसीईआरटी बुक्स की कंप्लीट कवरेज हो। मैं ज्योग्राफी पोर्शन को देख रहा हूँ। दिस इंटायर सीरीज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप इस यूट्यूब सीरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एनसीईआरटी बुक्स को कंप्लीटली कवर करने के लिए फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इस क्रम में पहुंच चुके हैं आपके कक्षा 8 पर। ठीक है, आई होप कि अब तक मैंने इतने भी क्लासेस कराए हैं आप लोगों ने उन सारे क्लासेस को सिंसियरली कवर किया होगा। जो एमसीक्यूज आप लोगों को डाउटफुल लगे होंगे उसको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लिया होगा। अगर नहीं किया है फ्रेंड्स तो प्लीज इस काम को जरूर कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि वीडियो को देखने के बाद बस आप उसको स्किप करके नेक्स्ट वीडियो के ऊपर चले जाते हैं। ये गलती आप लोग मत करिएगा। देखिए, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आपको हर जगह से कुछ ना कुछ सीखना है। अगर आप इस वीडियो सीरीज को देख रहे हैं, अगर आप इस यूट्यूब सीरीज को देख रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप जो भी कुछ इसमें से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, जो कि आपको इमीडिएटली रिकॉल नहीं हो रहा एट द टाइम ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो, आप उसको ऐड करें अपने नोट्स में। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये कि मान लीजिए मैंने इसमें पहला क्वेश्चन कराया, अगर आपको आता है वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आता है तो आपने क्या सीखा उस पॉइंट को कम से कम अपने नोट्स में जरूर ऐड करिएगा। दैट इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यू, दैट इज योर ड्यूटी टुवर्ड्स योरसेल्फ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग हैं यहाँ पे कक्षा 8 और अध्याय नंबर 5। इसका नाम है इंडस्ट्रीज, उद्योग। आइए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज को। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करें। विनिर्माण एक द्वितीयक गतिविधि है जिसमें कच्चे माल का निष्कर्षण भी शामिल है। मैन्युफैक्चरिंग इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी विच ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जो प्राइमरी के बाद आएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स अपने आप में एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब होता है वह एक्टिविटी जो कि आपका नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करें या फिर उसको एक्सट्रैक्ट करें, जैसे एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड सो ऑन। तो माइनिंग वगैरह ये सब प्राइमरी एक्टिविटी में आते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सर्टेनली सेकेंडरी एक्टिविटी तो है, बट इट डज नॉट इंक्लूड एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है, ये वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया, बिकॉज इसका फर्स्ट पार्ट करेक्ट है और सेकंड पार्ट आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, इंडस्ट्री इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विथ चेंजिंग रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ओनली। देखिए, इंडस्ट्री चेंजिंग रॉ मटेरियल्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, सब कुछ सही था, बस यहां पे ओनली की वजह से गड़बड़ हो गया। क्यों? देखिए, इंडस्ट्री जो होता है ना फ्रेंड्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी सर्टेनली होता है, लेकिन इसका काम सिर्फ ये नहीं है कि रॉ मटेरियल्स को चेंज करे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में। इट ऑल्सो गिव्स सर्विसेज, इट ऑल्सो गिव्स सर्विसेज, सेवाएं भी मिलती हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं फ्रेंड्स हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के बारे में, ये अपने आप में एक सर्विसेज सेक्टर का टर्शियरी एक्टिविटी है, बट हॉस्पिटैलिटी अपने आप में एक इंडस्ट्री है। उसका अपने एक इंडस्ट्री का साइज होगा, लेट अस से $300 बिलियन का इंडस्ट्री है। ठीक है, तो वहां पे सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, वहां पे आपको सर्विसेज भी मिलते हैं। तो ये ओनली वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। नॉर्मली यूपीएससी माइंडसेट भी यही बोलता है कि जहां कहीं ओनली देखो गलत कर देना। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, बट फिर भी यहाँ पे आपका वो माइंडसेट काम करेगा। नेक्स्ट है आपका, इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज। यस, करेक्ट। आप कहेंगे सर ये कैसे? इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग, उद्योग मतलब मैन्युफैक्चरिंग। यही सब छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हैं जो कि आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने के बाद ही क्लियर हो सकते हैं। नॉर्मली ये कंफ्यूजन ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को होता है कि सर इंडस्ट्री का मतलब हो गया मैन्युफैक्चरिंग। इंडस्ट्री वर्ड सुनते ही माइंड में क्या आता है? आयरन स्टील कंपनी, बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, है ना, एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड सो ऑन।
बात सही, लेकिन जरा एक बात बताइए, क्या आपके पास कभी आपने टर्म सुना एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री? नहीं सुना? चलिए कोई बात नहीं। कभी आपने ये सुना मैंगो इंडस्ट्री? मैंगो की इंडस्ट्री का साइज कितना है, ये तो सुना होगा। वो भी नहीं सुना तो कम से कम माइनिंग इंडस्ट्री सुना होगा कि भाई लाइमस्टोन की माइनिंग होती है, सैंड की माइनिंग होती है, इसका इंडस्ट्री साइज $300 बिलियन है, इलीगल सैंड माइनिंग इंडस्ट्री चल रही है, ये तो सुना होगा। तो प्राइमरी एक्टिविटी में भी आपका इंडस्ट्री शामिल होता है। सेकेंडरी आप सभी लोग मानते हैं, ऑटोमोबाइल हो गया सर, है ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोप्लेन्स हो गया, वगैरह वगैरह। टर्शरी मैंने आपको जस्ट सेकेंड स्टेटमेंट में बताया कि सर्विसेज में भी आपका इंडस्ट्री आ सकता है, लाइक नॉलेज इंडस्ट्री, वी आर अ पार्ट ऑफ नॉलेज इंडस्ट्री। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। आप कह रहा कौन से करेक्ट है तो बताओ, 3 ओनली विल बी योर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अब फ्रेंड्स आपके सामने ऊपर जो 3 स्टेटमेंट लिखे हैं वो एक्सप्लेनेशन है आंसर के, बट उसको छोड़ करके आप इसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। दिस इज योर स्क्रीनशॉट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग, इसका काम क्या होता है? इट चेंजेस रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। ठीक है, जैसे अगर आप वुड पल्प को देखें, इट वाज चेंज इनटू पेपर एंड देन पेपर इज मेड इनटू नोटबुक। दीज आर 2 स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ नोटबुक। ठीक, industry, it refers to an economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals or the provision of services। अब ध्यान दीजिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आपका मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स आपका प्राइमरी एक्टिविटी हो जाएगा, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज आपका टर्शरी एक्टिविटी हो जाएगा। इसका मतलब इंडस्ट्री स्पैन्स अक्रॉस ऑल द 3 वर्टिकल्स ऑफ इकोनॉमी। इंडस्ट्री कैन mean either primary, secondary or tertiary sector, all 3 of them is applicable। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित युग्मों के ऊपर विचार करें। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, ठीक है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, आयरन, ठीक है। मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिश ऑयल, ठीक है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, ये गलत है। Food processing is not forest based industry. Food processing is actually agricultural based industry। ठीक है, तो कह रहा है नॉट करेक्ट बताइए, तो ऑप्शन सी। अब देखिए यहाँ पे डाउट कैसे होता है लोगों को। कुछ लोगों को लगता है कि सर लेदर इंडस्ट्री जो है उसका काम क्या होता है, बेल्ट बनाना, वॉलेट्स बनाना, तो उसको लेदर चाहिए होता है, तो ये एग्रीकल्चर का मतलब तो फार्मिंग होता है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो? फ्रेंड्स, एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब वो इंडस्ट्री जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। तो एग्रीकल्चर ऑल्सो कवर्स फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एज वेल। ठीक है, इसीलिए एब्सोल्युटली करेक्ट है। मिनरल बेस्ड में आयरन सही हो कि आयरन इज अ मिनरल विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर्स लाइक मैग्नेटाइट, हेमेटाइट एटसेट्रा। फिश ऑयल आप कैसे बनाएंगे जब तक आपके पास मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री ना हो, तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। फूड प्रोसेसिंग क्यों फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है? फूड प्रोसेसिंग है आपका एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट के भी कुछ कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लाइक हनी, लाइक तेंदू लीव्स एंड ऑल, उसका भी इस्तेमाल करके। या फिर मान लीजिए जैसे कि अगर आप हिमालयन फॉरेस्ट को अगर ले लें तो वहां पे ऐसे कई सारे क्रॉप्स होते हैं। मैंने एक बार आपको दिखाया हुआ था फोटो में, बकवीट एंड ऑल, जिसको कि आप यूज कर सकते हैं टू मेक मोर वैल्यू एडेड फूड प्रोडक्ट्स। तो पार्टली सही है बट कंप्लीटली तो सही नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है, हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर एज द ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आप कहेंगे सर फिर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है? अभी आप लोगों ने जस्ट देखा था इसके पहले यहाँ पे कि पल्प का इस्तेमाल करके आप पेपर बना सकते हैं, क्लोथ बना सकते हैं फ्रॉम कॉटन एंड ऑल। तो ये वाला जो पार्ट है ना आपका पल्प, आप लोगों को याद है फ्रेंड्स, कोनिफेरस फॉरेस्ट, टाइगा, पल्प इंडस्ट्री, कुछ याद आ रहा है? पिछले कुछ क्लासेस अगर आपने देखे होंगे मेरे, मैंने उसमें डिस्कस किया था। लिम्बरिंग एक्टिविटी इज वेरी कॉमन। कनाडा वगैरह में क्या करते हैं, जो कोनिफेरस फॉरेस्ट है आपके, उनको काटते हैं, उसकी लकड़ियों को काटते हैं ड्यूरिंग द
विंटर सीजन जब वहाँ की नदियाँ जमी होती है, नदियों के ऊपर आइस जमी होती है, लकड़ियों को काट कर उसके लॉग इन्हीं नदियों के आइस के ऊपर रख दिया जाता है। जब गर्मी का सीजन आता है तो आइस पिघलती है और जब पानी बहती है तो अपने साथ इन लकड़ियों के लॉग को लेकर डाउनस्ट्रीम चली जाती है। वहाँ पर इन लॉग्स को कलेक्ट किया जाता है और फिर इनसे पल्प निकाल करके पेपर एंड ऑल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में पेपर इज अ गुड एग्जांपल। अगेन फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था बर्मीज टीक के बारे में। मैंने कहा था ना, बर्मीज टीक को लेकर कि इंग्लैंड और फ्रांस में खूब लड़ाई हुई थी, बिकॉज बर्मीज टीक जो होता है ना, इट इज अ वेरी हाई क्वालिटी। उसके फर्नीचर काफी अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो फर्नीचर इज ऑल्सो अ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग आपका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, ठीक। और अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने आपके लिए एनसीईआरटी का एक स्क्रीनशॉट लगाया है कि रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करने के बेसिस पे आप कैटेगराइज कर सकते हैं इंडस्ट्रीज को एज एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मेराइन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड। तो एग्रो बेस्ड में आपका डिफरेंट इंडस्ट्रीज आएंगे, जैसे फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। मिनरल बेस्ड में आपने देख लिया कि जो भी आपके आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह के एक्सट्रैक्शंस के इंडस्ट्री हैं, ये सब के सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आएंगे। मेराइन बेस्ड में आपको यूज करना है मेराइन रिसोर्सेज को, तो फिश ऑयल इज सर्टेनली एन एग्जांपल ऑफ मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री। और फॉरेस्ट पे हम लोगों ने डिस्कस किया लाइक पेपर, फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर, बिल्डिंग्स एंड ऑल, दिस विल बी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। आइए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं हम लोग। मिनरल बेस्ड खनिज आधारित उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार कीजिए। दीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में भी जो मिनरल बेस्ड हैं, दे आर प्राइमरी इंडस्ट्री। क्यों? बिकॉज द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन द अदर इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट आयरन इंडस्ट्री, उसका काम क्या है? उसका काम है कि जो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट तरह के जो आयरन ओर्स हैं, उनमें से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना और इस आयरन को कन्वर्ट करना है स्टील में। अब स्टील का क्या काम होगा? वो बिल्डिंग्स में काम आएगा, ऑटोमोबाइल्स में काम आएगा, एरोप्लेन इंडस्ट्री में काम आएगा एंड सो ऑन। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हेंस ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल के ऊपर आइए। With reference to classification of industries based on their size, which of the following statements are not correct? पहला है आपका कि size of an industry does not include the amount of capital invested. ये बात गलत है। इंडस्ट्री के साइज में बहुत सारे फैक्टर आते हैं, उसमें one of the most critical factor is the amount of capital invested. नेक्स्ट देखिए, size of an industry is determined by the volume of production only. अब ये ओनली वर्ड की वजह से गड़बड़ हो गया, ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है, बिल्कुल कॉमन सेंस है। थर्ड देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेस कैपिटल इंटेंसिव एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ये बात सही है, ऑब्वियसली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं, जैसे कि आपका फूड प्रोसेसिंग एंड ऑल हो गया, इसमें उतना कैपिटल नहीं लगता जितना कि आपको लार्ज स्केल इंडस्ट्री लाइक ऑटोमोबाइल्स में चाहिए होता है, ठीक। The volume production is more in large scale industries as compared to small scale industries. ये भी करेक्ट। तो कह रहा है नॉट करेक्ट बताओ, तो 1 and 2 ओनली। नॉट करेक्ट में ये ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, साइज ऑफ इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इसमें कई सारी चीजें डिटरमाइन करती हैं, लाइक कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है साइज ऑफ इंडस्ट्री, और आप क्लासिफाई कर सकते हैं देम एज लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। एक और टर्म होता है आपका कॉटेज इंडस्ट्री, ये स्मॉल स्केल से भी छोटा होता है आपका कॉटेज इंडस्ट्री। फिर नेक्स्ट आ जाइए आप, अगला है आपका निम्नलिखित जोड़े के ऊपर विचार करें। बड़े पैमाने का उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और ऑटोमोबाइल उद्योग। देखिए ऑटोमोबाइल तो सही है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग यहां पे नहीं होगा। इट इज एक्चुअली अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सिल्क वीविंग, ये सही है। कॉटेज इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट्स एंड पॉटरी, ये भी सही है। तो पूछ रहा करेक्टली मैच बताओ, तो 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना आपको।
मैं आपको बता ही रहा था पिछले स्क्रीनशॉट में कि साइज का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल, वॉल्यूम प्रोडक्शन, कैपिटल इन्वेस्टेड, जिसके बेसिस पे आप बोल सकते हैं वन इज स्मॉल स्केल, वन इज लार्ज स्केल। इसके अलावा होता है आपका कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्लियर है? तो कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्री क्या होता है? ये भी बेसिकली आपका एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, लेकिन इसमें किसी मशीनरी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। इसमें हाथ से ही कढ़ाई बुनाई की जाती है, जैसे बास्केट वीविंग, पॉटरी वगैरह सब आपके हो गए कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री। अब फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मैं डाइग्रेस करूंगा। इस पूरे स्क्रीनशॉट में आप सिर्फ दो वर्ड्स को देखिएगा, एक हो गया आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को और एक आप देखिएगा कॉटेज इंडस्ट्रीज को। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान से करिएगा इसको। जब इंडिया आजाद होने वाला था तो उस टाइम पे जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स थे उनके माइंड में कई तरह के प्लान्स थे कि फ्रीडम के बाद इंडिया को फर्दर डेवलप कैसे करना है। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है एक तो गांधी जी का, जिन्होंने बोला था कि इंडिया को बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज नहीं चाहिए, इंडिया में कॉटेज इंडस्ट्रीज ज्यादा होने चाहिए ताकि धरती से जुड़े हुए लोग, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, उसके पास भी अपने खुद के हाथ से मेहनत करके कमाने खाने का मौका हो। तो गांधी जी वॉज इन फेवर ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। ऑन द अदर हैंड अनदर स्कूल ऑफ थॉट वॉज लेड बाय जवाहरलाल नेहरू जी। ही वॉज इन फेवर ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इनका कहना था कि इंडिया में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की इमीडिएट आवश्यकता है और इसे प्रायोरिटी देना चाहिए ताकि इंडिया क्विकली डेवलप करे। तो नेहरू जी वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई द 5-year प्लान्स ऑफ यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक USSR। ठीक है, और गांधी जी वांटेड टू फेवर कॉटेज इंडस्ट्री। आप जरा इन दोनों आर्गुमेंट्स के प्रोज एंड कॉन्स अपने नोट्स में ऐड करिएगा और फिर ये बताइए कि आज की डेट में फाइनली इंडिया को अब क्या करना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। ये आप लोगों को सोचना है। ऐसा कोई एक आंसर नहीं है, कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन आपके आर्गुमेंट्स स्ट्रांग होने चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर निम्नलिखित युग्मों के ऊपर विचार करें। सार्वजनिक क्षेत्र हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सही बात है, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है। प्राइवेट सेक्टर मारुति उद्योग लिमिटेड। मारुति उद्योग लिमिटेड ना एक्चुअली ज्वाइंट सेक्टर है, इसमें जापानीज गवर्नमेंट और इंडिया की तरफ से कंट्रीब्यूशन है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी, दोनों के दोनों कोऑपरेटिव में आते हैं। इसमें कोई भी एग्जांपल आपका प्राइवेट का नहीं है। तो 1 करेक्टली मैच्ड है, 2 रॉन्ग है, आपका 3 रॉन्ग है, लेकिन 4 सही है। तो कह रहा है इनकरेक्ट बताओ, तो 2 and 3 ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। बिल्कुल स्टैंडर्ड सा स्टेटमेंट, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये क्वेश्चन बिल्कुल मैंने एनसीईआरटी बुक से ही लिया है हम लोगों ने। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि मारुति उद्योग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर। ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर में अगेन आपके एग्जाम्पल्स आते हैं लाइक सुधा डेयरी एंड अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आप लोगों को एक नाम दे रहा हूं फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा सर्च करिएगा इसके बारे में, वर्गीस कुरियन। फिर आप लोग पढ़िएगा इसके बारे में, व्हाट इज कॉल्ड एज ऑपरेशन फ्लड या फिर व्हाइट रेवोल्यूशन। थोड़ा इसके बारे में अपने नोट्स में चाहे तो ऐड कर सकते हैं आप लोग। और क्या ऐसा ऑपरेशन फिर से किया जा सकता है आज की डेट में? क्या आज की डेट में इंडिया को ऐसा ऑपरेशन करना चाहिए, और अगर हाँ तो क्या ऐसा ऑपरेशन या फिर ऐसा व्हाइट रेवोल्यूशन या मिल्क रेवोल्यूशन इंडिया में फिर से लाया जा सकता है क्या? इसके ऊपर एक अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनता है, आप लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए इस बारे में। एनीवेज आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करें। भूमि और श्रम उद्योगों के स्थान के निर्धारकों में से एक हैं, सही बात है। बाजार और पूंजी उद्योगों के लिए स्थानीय कारक नहीं है, गलत बात है। जहां मार्केट होगा वहीं पे तो उद्योग लगेंगे। किसी क्षेत्र की जनसंख्या औद्योगिक अवस्थिति के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। नहीं, महत्वपूर्ण तो है बट सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके रॉ मटेरियल्स का प्रेजेंस। पॉपुलेशन जो है ये बेसिकली 2 चीजें दे सकता है, एक होता है आपका लेबर जो कि इनपुट होगा, और एक हो सकता है आपका कस्टमर या फिर बायर जो कि सामान खरीदेगा।
बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इट इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स, इट कैन बी गवर्नमेंट पॉलिसी, इट कैन बी अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल और एनीथिंग। कह रहा है नॉट करेक्ट बताओ, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगेन आपके सामने फ्रेंड्स एक स्क्रीनशॉट है फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। आप देख सकते हैं इसमें लोकेशनल फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्रीज। इसमें आप देखिए रॉ मटेरियल, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कैपिटल एंड मार्केट, इतने सारे फैक्टर्स हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि भाई इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आप कहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहोगे, तो आप सबसे पहले देखोगे कि इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करता हूं तो कहाँ पे मुझे ईजिली कैपिटल मिल सकता है, कहाँ पे अच्छा लेबर मिल सकता है, फिर कहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट करूंगा नियरेस्ट मार्केट में। अब ऑटोमोबाइल खरीदने के लिए तो मार्केट आपको शहरों के अंदर चाहिए, तो ऑब्वियसली आप चेन्नई वगैरह के आसपास इंडिया के, या पुणे वगैरह के आसपास इंडिया के ज़्यादातर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैं। सिमिलरली दिल्ली में, गुड़गांव में आपका मारुति उद्योग सेटअप हुआ था, क्योंकि बड़े शहरों में आप अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो। तो अब एक सवाल ये होता है फ्रेंड्स कि बड़े शहर के अंदर स्टैब्लिश क्यों नहीं करते हो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को? इसलिए नहीं करते हैं सर क्योंकि बड़े शहरों में लैंड की कॉस्ट ज़्यादा होती है, छोटे शहरों में लैंड की कॉस्ट थोड़ी कम होती है। तो ऐसे छोटे शहर जो कि बड़े शहरों के पास में हो, वहीं पे आप लैंड ले लो और वहीं पे आप अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप कर दो। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये फिगर आपको क्लियर होना चाहिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपको जूट की इंडस्ट्री सेटअप करनी हो, तो सबसे पहले तो आपको ये रिवर्स के पास में सेटअप करना पड़ेगा, आपको रिवर्स के पास में सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है जूट की इंडस्ट्री में। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं, या फिर एक छोटा सा आपको एक और होमवर्क देता हूं। ठीक, बिल्कुल छोटा सा होमवर्क। मैं खुद बिहार से रहने वाला हूं। अक्सर इंटरव्यू में काफी कॉमन क्वेश्चन होता है बिहार से रहने वाले कैंडिडेट्स के बारे में कि बिहार में इंडस्ट्री का रेट इतना कम क्यों है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, बिहार में औद्योगिकीकरण इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। इसके पीछे एक सरकार की पॉलिसी थी, उसको कई बार कोट किया जाता है। मैं आपको फ्रेंड सिंपली पॉलिसी का नाम दे रहा हूं, आप में जो लोग बिहार के हैं वो जरूर इसको देखिएगा। एक सरकार की पॉलिसी थी आजादी के बाद, इट इज कॉल्ड एज फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी, इस विधि को आप लोग एक बार देखिएगा क्या था ये। ठीक है, फिर आप समझिए कि इसकी वजह से बिहार, उड़ीसा, इवन कुछ हद तक वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ वाला पार्ट जो है मध्य प्रदेश का, वो क्यों ये सारे स्टेट्स मिनरल रिच होने के बावजूद भी क्यों ये सारे स्टेट्स पिछड़े रह गए, ये आपको जानना है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे चलते हैं हम लोग। औद्योगिक प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों के ऊपर विचार कीजिए। इनपुट, कच्चा माल, बिजली और बुनियादी ढांचा। सही बात है। रॉ मटेरियल, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, दे ऑल आर इनपुट्स इन एन इंडस्ट्रियल सिस्टम। Processes, transport and income. No, transport is input and income is an output. Output finished product. ठीक, करेक्टली मैच्ड हो गया आपका 1 and 3 ओनली। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ठीक है, जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है आपका एक्चुअली इनपुट में, और इनकम होता है एक्चुअली आपका आउटपुट में। तो प्रोसेसेस में क्या होगा, कुछ भी इंटरमीडिएट प्रोसेस, जैसे कि अगर आप मान लीजिए इंडस्ट्री के अंदर कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें आपने कुछ रिफाइनिंग का काम किया, अगर आपने कुछ वैल्यू एडिशन का काम किया है ना, कुछ भी आपने स्ट्रक्चरल चेंजेस किए, दे ऑल कम अंडर प्रोसेसेस लाइक मेल्टिंग, स्मेल्टिंग। ठीक है, ये सब आपके आ जाएंगे इंटरमीडिएट प्रोसेसेस में। नेक्स्ट आइए, विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कथन है आपका कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हैं क्योंकि यहाँ कोयले की प्रचुर आपूर्ति है। ट्रॉपिकल रीजन्स में मोस्टली आपके इंडस्ट्रियल रीजन्स लोकेटेड है।
अब ये स्टेटमेंट देखिए फ्रेंड्स, मुझे सुनने में वैसे तो गलत लग रहा है, लेकिन मैं इसको अभी होल्ड पे रखता हूं, ठीक है। मुझे स्टेटमेंट सुनने में गलत लग रहा है, उसको फिर भी होल्ड पे रखता हूं। गलत क्यों लग रहा है बता दूं आपको। इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रॉपिकल रीजन्स में ही क्यों होगा? यूरोप और अमेरिका ट्रॉपिकल कंट्रीज तो नहीं, तो टेम्परेट कंट्रीज है, ठीक है, इसलिए मुझे गलत लग रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि एज देयर इज एबंडेंट सप्लाई ऑफ कोल। इस स्टेटमेंट में एक असर्शन है और एक रीजन है कि ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है, क्योंकि यहां पे कोयले की प्रचुर आपूर्ति है। इसीलिए अभी इसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, आगे चलते हैं। दे टेंड टू बी लोकेटेड नियर सी पोर्ट्स एंड कोल माइंस। ये बात सही है। इनफैक्ट पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अगर आप देखें फ्रेंड्स, जो यूके में शुरू हुआ, इंग्लैंड में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू ही वहीं से हुआ जहां पर कि सबसे पास में कोयला अवेलेबल था, हैट्सफील्ड, ठीक है। तो नॉर्मली इंडस्ट्रियल रीजन सी पोर्ट के पास में, ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आसानी हो, और कोल माइंस क्योंकि उनको कोयले से बिजली मिलती है। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया आर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए इसका 2 और 3। अब देखिए यहाँ पे डाउट कैसे होता है लोगों को। पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है ट्रॉपिकल रीजन्स में आपके मेजर इंडस्ट्री होने चाहिए, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया आर दी मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स। अब 1 और 3 एक साथ तो सही हो नहीं सकता, क्योंकि 1 कह रहा है ट्रॉपिकल रीजन, थर्ड कह रहा है टेम्परेट रीजन्स। तो 1 और 3 एक साथ तो आंसर में कहीं भी नहीं आएंगे, ठीक। तो आपके पास बचेगा क्या? सी और डी, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको सी और डी के बीच में कोई एक को चूज करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हुई नीजली से कि सर यूएस, अमेरिका और चाइना ये तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, तो आपका थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट ही होगा। तो फिर सी विल बी योर आंसर, सी विल बी योर आंसर। और मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स एक्चुअली में फ्रेंड्स टेम्परेट रीजन्स में होते हैं, नॉट इन द ट्रॉपिकल रीजन। क्यों? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ट्रॉपिकल रीजन से मोस्टली होते हैं आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो आप उनको काट करके इंडस्ट्री सेटअप करें, आज के रेट में गलत बात भी है और वैसे भी काफी मुश्किल है। अब अगर आप ब्राजील के इस पूरे एरिया में फॉरेस्ट को, अमेजन रेन फॉरेस्ट को काट कर हटा दें, तो अर्थ पे क्लाइमेट चेंज बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक। और इतने बड़े एरिया को साफ करना फॉर एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री इट इज नॉट पॉसिबल। इसके अलावा जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, यहाँ पे आपको कई तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। टेम्परेचर इज ऑल्सो हॉट एंड ह्यूमिड, तो यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती नहीं, तो पॉपुलेशन नहीं तो लेबर की कमी और मार्केट की कमी। इसीलिए आपके ट्रॉपिकल रीजन्स में इंडस्ट्री ज्यादातर नहीं होते, ज्यादातर इंडस्ट्री होते हैं आपके टेम्परेट रीजन्स में, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड्स? आइए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया? मुंबई पुणे क्लस्टर, हुगली क्षेत्र, कोलम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक क्लस्टर, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि ऑल ऑफ देम आर दी मेजर इंडस्ट्रियल हब्स ऑफ इंडिया। ऑल ऑफ देम आर दी मेजर इंडस्ट्रियल हब्स ऑफ इंडिया। अब आपके सामने फ्रेंड्स मैंने एक मैप बनाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया के। गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ, यहाँ पे मारुति उद्योग भी है। मुंबई, पुणे, कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं यहाँ पे। अहमदाबाद, वडोदरा, यहाँ भी काफी सारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, सी पोर्ट के पास में भी है। कोलम, तिरुवनंतपुरम, बैंगलोर, तमिलनाडु, कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत फेमस है। विशाखापट्टनम, गुंटूर, यहाँ पे आयरन ओर की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, आयरन ओर। हुगली बेल्ट इन वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स इंडस्ट्रीज। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंडिया के कुछ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन से, आपको इनके नाम पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। भोपाल डिजास्टर किस गैस की वजह से हुआ था? मिथाइल आइसोसियानेट, वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर। दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा जानलेवा औद्योगिक हादसा यही थी। ठीक है, 3 दिसंबर 1984 की रात को 30 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। ये फैक्ट्री क्या काम कर रही थी? इट यूज्ड टू मेक पेस्टिसाइड्स।
उस वक्त इस कंपनी के जो मालिक थे एंडरसन, वो इंडिया में ही थे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। आप लोग ये पता करेंगे कि इसके अलावा दुनिया में और क्या क्या इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुए हैं। खासकर आप लोग पता करेंगे चेरनोबिल 1986 के बारे में, जो कि आपका न्यूक्लियर प्लांट के अंदर एक्सीडेंट हो गया था। और आप लोग देखेंगे फुकुशिमा दाइची 2011 के बारे में, क्योंकि यहाँ पे भी आपका न्यूक्लियर प्लांट के अंदर एक्सीडेंट हो गया था। इसके अलावा आप एक दो और इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स को अपने लिस्ट में जरूर ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरा, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो है, इसको आज की डेट में किस कंपनी ने एक्वायर किया है? मैं आपको बता देता हूं, उस कंपनी का नाम है डूपॉन्ट। ये भी एक केमिकल बेस्ड कंपनी है। यूनियन कार्बाइड किस कंट्री की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। अच्छा, अब आप लोग अपने मेंस या इंटरव्यू पर्पज से आप लोग यहाँ पे कुछ ऐसे एक्टिविस्ट्स का नाम ऐड कर लीजिएगा जिन्होंने कि भोपाल गैस त्रासदी के जो विक्टिम्स थे उनको जस्टिस दिलाने के लिए बहुत कैंपेनिंग और बहुत सोशल एक्टिविज्म किया। आपको कई सारे नाम मिल जाएंगे, आप लोग एक दो नाम जरूर ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन भी यूपीएससी में आ सकता है कि फॉलोइंग एक्टिविस्ट को किस चीज के लिए अवार्ड मिला, या फिर अगर भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, 3-4 स्टेटमेंट आ गया, उसमें एक स्टेटमेंट हो सकता है किसी एक्टिविस्ट के ऊपर आ जाए कि इनको इस काम के लिए अवार्ड मिला है। तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। किसी भी टॉपिक के कई सारे डायमेंशंस होते हैं फ्रेंड, तो आपको ऑलमोस्ट हर डायमेंशन में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। देखिए, हम लोग जो कहते हैं कि जीएस पढ़ो, जीएस पढ़ो, जीके पढ़ो, जीके पढ़ो, व्हाट इज जीके? क्या जीके जनरल नॉलेज का कोई डेफिनेशन है? कोई डेफिनेशन नहीं है। हम लोग ब्रॉडली कहते हैं जीके मीन्स यू हैव टू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। सब कुछ के बारे में कुछ कुछ जानना है। अब ये सब कुछ क्या है और कुछ कुछ क्या है किसी को नहीं पता। तो यू शुड बी एबल टू नो डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द सेम थिंग, ऑफ द सेम टॉपिक। आइए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं फ्रेंड्स। नवयुग उद्योग सनराइज इंडस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? सनराइज इंडस्ट्री एन इमर्जिंग इंडस्ट्री, सही बात है, उगता हुआ उभरता हुआ उद्योग होता है। नॉलेज इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सनराइज इंडस्ट्री, गलत बात है। हम सब जानते हैं कि नॉलेज इज अ सनराइज इंडस्ट्री। हॉस्पिटैलिटी एंड वेलनेस कम अंडर इट, सही बात है। कह रहा करेक्ट बताओ, तो 1 and 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल स्टैंडर्ड सा स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी नहीं है। और आपके सामने एनसीईआरटी बुक का स्क्रीनशॉट है। सनराइज इंडस्ट्री में होता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स। इसे बैकबोन उद्योग के रूप में भी जाना जाता है। यह एक फीडर उद्योग है जिसके उत्पादों का उपयोग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। उद्योग के लिए इनपुट में कच्चे माल जैसे अयस्क, कोयला और चूना पत्थर के साथ साथ श्रम पूंजी आदि शामिल है। कच्चे माल से खनिज निकालने में शामिल प्रक्रिया है गलाना। इसको अगर आप इंग्लिश में देखेंगे इट इज कॉल्ड एज स्मेल्टिंग। बस ये वर्ड आते ही आपका आंसर आ गया। लोहा और इस्पात उद्योग। ठीक है, स्मेल्टिंग क्या होता है फ्रेंड्स? स्मेल्टिंग बेसिकली एक प्रोसेस जिसके थ्रू कई सारे मेटल्स को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम देयर ओर्स। इसमें बेसिकली आप उसके ओर को हीट करते हैं बियॉन्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट के और आगे हीट किया तो मेल्टिंग के आगे एस वर्ड लगा दिया, इट इज कॉल्ड एज योर स्मेल्टिंग। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज योर स्मेल्टिंग। आयरन स्टील इंडस्ट्री एक्ट्स एज फीडर इंडस्ट्री फॉर डिफरेंट अदर इंडस्ट्रीज एज वेल। ठीक है, आपके सामने फ्रेंड्स राइट हैंड साइड पे एक फोटो दिया है मैंने। ये बेसिकली आपका आयरन ओर से स्टील कैसे बनता है उसके लिए जो ब्लास्ट फर्नेस का यूज किया जाता है उसका एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन है। आप इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो आयरन ओर है आप इसको ऊपर से डाल रहे हैं। इसमें आप लाइमस्टोन और कोक का इस्तेमाल करेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर का नाम होता है ब्लास्ट फर्नेस। और इसमें एक तरफ से आपको हॉट एयर पंप करना पड़ता है, तो दूसरे एंड से आपको मोल्टन आयरन मिलेगा और एक तरफ आपको स्लैग आउटपुट में मिलता है।
इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कशन तो आपके साइंस क्लास में ही हो सकती है। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि ब्लास्ट फर्नेस, स्मेल्टिंग, लाइमस्टोन, कोक, ये सब जुड़े हुए हैं आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के साथ। नेक्स्ट एक और आपके लिए इंफॉर्मेशन आप उसको देख सकते हैं कि आयरन स्टील इंडस्ट्री का लोकेशन कैसे डिसाइड होता था। तो सन 1800 के पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल्स, यानी कि आपका आयरन और कोल वगैरह, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वेयर इजीली अवेलेबल। यह 1800 के पहले की बात है। लेटर द इंडस्ट्री वाज नियर टू कोल फील्ड्स एंड क्लोज टू कैनाल्स एंड रेलवेज। क्यों? क्योंकि रेलवे के थ्रू इसको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। 1800 के पहले रेलवे था नहीं और उसके बाद में रेलवे आ गया। After 1950, it is located on large areas of flat land near seaports. अब रेलवे से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है सी पोर्ट्स के थ्रू ट्रांसफर करना। अगर आपको याद हो फ्रेंड्स, मैंने कुछ देर पहले इंडिया का मैप दिखाया था, विशाखापट्टनम, वहां से बहुत सारा आयरन ओर जाता है जापान को, ठीक है, क्योंकि विशाखापट्टनम आपका कोस्टल एरिया में है, वहां से एक्सपोर्ट करना आसान है। ये भी आपका एनसीईआरटी बुक का इंफॉर्मेशन है, आपको इस बारे में पता होना चाहिए, इस पे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, नेक्स्ट आइए, भारत के इस्पात उत्पादक केंद्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का अधिकांश इस्पात उत्पादन झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ सहित केवल 4 राज्यों से आता है। ये बात बहुत हद तक ट्रू है, एक्चुअली मेजॉरिटी यहीं से आता है। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ स्टील इन इंडिया। इंडिया के इतने भी स्टील प्लांट्स हैं ना, ज्यादातर इन्हीं एरियाज में, इंक्लूडिंग टिस्को जो टाटा नगर या जमशेदपुर में है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, भद्रावती एंड सलेम इन कर्नाटका, नहीं सलेम आपका तमिलनाडु में, एंड विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश आर अदर मेजर स्टील सेंटर्स यूजिंग लोकल रिसोर्सेज। सब कुछ सही है, बस सलेम तमिलनाडु में, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। कह रहा करेक्ट बताओ, तो वन ओनली ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कर्नाटका में है आपका भद्रावती एंड विजयनगर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम इन तमिलनाडु, ये भी आपके इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर्स हैं। अब फ्रेंड्स आपके सामने 2 फोटो हैं, लेफ्ट तरफ है आपके पास एक वर्ल्ड मैप, अब इसमें देख सकते हैं कहाँ कहाँ मेजर आयरन स्टील इंडस्ट्री हैं। एक तो आपका अमेरिका में है ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर, यहाँ पे आपका पिट्सबर्ग नाम का एक शहर है, ब्राजील भी इंपॉर्टेंट है, अगेन आपका यहाँ पे जर्मनी और यूरोप में फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान इज अगेन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर स्टील प्रोडक्शन। इंडिया की अगर आप बात करें फ्रेंड्स, तो इंडिया में नंबर 1 आता है आपका उड़ीसा, नंबर 2 है झारखंड, नंबर 3 है छत्तीसगढ़, नंबर 4 है आपका कर्नाटका, एंड देन सो ऑन। नंबर्स आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, कोई सा स्टेट कभी टॉप हो जाता है कि पीछे हो जाता है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि द आयरन स्टील इंडस्ट्री बेल्ट इज मोस्टली इन दिस रीजन, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम लोग। इंडिया में लोकेशन ऑफ स्टील इंडस्ट्री अगर आप चाहें तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, चंद्रपुर, भद्रावती, सलेम, विशाखापट्टनम, बर्नपुर, दुर्गापुर, दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, नेक्स्ट आइए, टिस्को किस नदी के किनारे स्थित है? टिस्को इन जमशेदपुर, सो आंसर शुड बी स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी का नाम काफी इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली इस नदी के मड फ्लैट्स में कुछ गोल्ड कलर के पार्टिकल्स मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया स्वर्णरेखा या सुवर्ण रेखा। टिस्को इज ऑन द बैंक्स ऑफ स्वर्णरेखा, सी इज द करेक्ट आंसर। वो आपके सामने फ्रेंड्स एक मैप है जमशेदपुर या टाटा नगर का, आप इस मैप को देख सकते हैं कि जो स्वर्णरेखा रिवर है उसके बैंक्स पे ही लोकेटेड है। ये रहा आपका टाटा स्टील वर्क्स। अच्छा, स्वर्णरेखा रिवर के अपार्ट फ्रॉम दैट अलग एक रिवर, इसका नाम है खरकई रिवर, सेकेंड रिवर नियर टिस्को। ठीक है, अच्छा जमशेदपुर जो है, जरा इसका थोड़ा इतिहास देख लीजिए। बिफोर 1947 देयर वाज ओनली 1 आयरन एंड स्टील प्लांट इन कंट्री, टिस्को और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इट वाज प्राइवेटली ओन्ड बाय टाटास। आजादी के बाद भारत के सरकार ने कई सारे स्टेप्स लिए ताकि और भी कई सारे प्लांट्स सेटअप किए जा सके। आप लोगों को पता है राउरकेला, आपको पता है बर्नपुर, दुर्गापुर एटसेट्रा।
टिस्को जो है इसकी शुरुआत होती है 1907 में। जिस जगह पे शुरुआत की गई उसका नाम पहले था साक्ची, जो कि सुवर्ण रेखा और खरकई नदी झारखंड में है, इसके संगम पे स्थित है। साक्ची का नाम बाद में जमशेदपुर किया गया, क्यों? बिकॉज ऑफ जमशेदजी टाटा। ज्योग्राफिकली जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। क्यों? क्योंकि इसके पास में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस आप नेक्स्ट पैराग्राफ में देख सकते हैं। रेलवे स्टेशन या रेलवे लाइन बहुत पास में है। आयरन और कोल और मैंगनीज डिपॉजिट बहुत पास में है। कोलकाता ऐसा बहुत बड़ा मार्केट भी पास में है। टिस्को को झरिया कोलफील्ड झारखंड से बहुत ज़्यादा कोयला मिल जाता है। आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैंगनीज उड़ीसा छत्तीसगढ़ से मिल जाता है। खरकई और सुवर्णरेखा नदी से पानी का सप्लाई मिल जाता है। तो आप देखिए 1907 में जमशेदजी टाटा ने कितने सारे फैक्टर्स को देखते हुए यहाँ पर एस्टैब्लिश किया साक्ची नाम की जगह पे। बाद में जगह का नाम रख दिया गया है जमशेदपुर। और इनफैक्ट फ्रेंड्स आज की डेट में ये जो पूरी इंडस्ट्रियल कॉलोनी जमशेदपुर की, इट इज कॉल्ड एज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट गवर्नड सिटीज इन इंडिया। इनफैक्ट आप लोगों को छोटा सा होमवर्क दे ही देता हूं मैं, आप लोग जरा पता करिएगा कि जमशेदपुर का म्युनिसिपल स्ट्रक्चर क्या है। क्या यहाँ पे सिविक एमिनिटीज सरकार देती है या सब कुछ टाटा के भरोसे है? जरा पता करिएगा। फिर ये देखिएगा कि क्या जमशेदपुर वाकई वन ऑफ द बेस्ट गवर्नड सिटीज ऑफ इंडिया है कि नहीं। थर्ड सवाल, क्या इस मॉडल को आपके अपने शहर में रेप्लिकेट कर सकते हैं? ये आपके लिए इंटरव्यू का सवाल है। क्या जमशेदपुर मॉडल को आपके शहर में रेप्लिकेट कर सकते हैं? आपको लगता है ऐसा कर सकते हैं? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? ठीक है। अगला ये पिट्सबर्ग किस कंट्री में है? ऑफ कोर्स यूएसए में। अभी आपको दिखाया था मैंने, ईस्टर्न कोस्ट पे बिल्कुल। पिट्सबर्ग जो है यूएसए का बहुत इंपॉर्टेंट आयरन स्टील सिटी है। इनफैक्ट इसे स्टील सिटी भी बोला जाता है। पिट्सबर्ग भी जो है उसको आसपास बहुत सारे आयरन के माइंस हैं, यहाँ से इसको आयरन ओर मिल जाता है। वर्ल्ड के जो फेमस हमारे 5 लेक्स हैं कॉल्ड एज ग्रेट लेक्स, उन वाटरवेज का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल। इसीलिए पिट्सबर्ग जो है वो बहुत ही फेमस आयरन एंड स्टील सिटी है अमेरिका की। ठीक है, नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करें। कपड़ा उद्योग में रेशे का उपयोग कच्चे माल से रूप में किया जाता है। सही बात है। ऊन, रेशम और लिनन से प्राकृतिक रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। सही बात है। लिनन एक्चुअली मीन्स फ्रेंड कॉटन। कॉटन का ही दूसरा नाम होता है लिनन। नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयन आर मैनमेड फाइबर। सही बात है। ऑल 3 आर करेक्ट। सिंपल सा स्टेटमेंट, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। आपके सामने फिर से अगेन एनसीईआरटी बुक का एक कटआउट है कि टेक्सटाइल वर्ड कहां से आता है। लैटिन वर्ड टेक्सेर से आता है विच मीन्स टू वीव, मतलब कढ़ाई बुनाई करना। ठीक है। पहले के जमाने से आप देख सकते हैं कि कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स का यूज किया जा रहा है क्लोथ्स बनाने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आप रॉ मटेरियल्स के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं, एक जो नेचुरल है और एक जो मैन मेड है। नेचुरल में आपका एग्जांपल आ जाता है वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट। मैन मेड में आता है नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक एंड रेयन। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, नायलॉन जो वर्ड है ना फ्रेंड्स, ये 2 शहरों के नाम को जोड़कर बना है। आपको पता करना है कि नायलॉन किन 2 शहरों के नाम को जोड़कर बना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखिएगा इसको। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित जोड़ों के ऊपर विचार करें। मसलिन्स, ढाका। सही बात है, ढाका से ही मुस्लिम कपड़े निकलते थे। चिंटजीज, बुरहानपुर। नो, चिंटजी आते थे आपके मसूलीपट्टनम से। कैलिकोस, कैलिकट, बिल्कुल सही बात है, कैलिकोस कैलिकट से ही आते थे। गोल्ड व्रॉट कॉटन यूज्ड टू कम फ्रॉम बुरहानपुर। कह रहा है करेक्टली मैच बताओ, तो हो जाएगा आपका 1 and 4, नहीं सॉरी 1 and 3, सॉरी 1 and 3। कैलिकोज यूज्ड टू कम फ्रॉम कैलिकट। गोल्ड व्रॉट कॉटन कपड़ा जो है ये बुरहानपुर से आता था। तो करेक्ट हो जाएगा आपका 1 and 3, ऑप्शन नंबर सी। अगेन फ्रेंड्स ये आपका बिल्कुल स्टैंडर्ड है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। मुस्लिम्स ऑफ ढाका, चिंटजीज ऑफ मसूलीपट्टनम, कैलिकोज ऑफ कैलिकट एंड गोल्ड व्रॉट कॉटन ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा वेयर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिजाइन। बट ये जो मैं लिख रहा हूं ना,
ये सब कहानी है आपकी 1850 के पहले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के पहले। इंडिया के जो टेक्सटाइल थे फ्रेंड्स, मुस्लिन्स, कैलिकोस वगैरह, ये यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। 1850 के पहले की बात है, करीब करीब 1800 के आसपास। कई सारे ब्रिटिश ऑथर्स लिखते हैं अपनी बुक में कि भारत देश के कपड़ों ने इंग्लैंड के हर घर में अपने लिए जगह बना ली है, और इंग्लैंड के कपड़ों की क्वालिटी इतनी खराब होती है कि वो भारत के कपड़ों के सामने मुकाबला ही नहीं कर सकते। ये 1800 के आसपास की बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि 1800 नहीं, 1700 के आसपास, आई एम रियली सॉरी, 1700 के आसपास की बात है ये, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि 1800 के आते आते इंग्लैंड में कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होने लगे। और अगर आप ध्यान दें फ्रेंड्स, जब बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, उसी टाइम पे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है, ठीक। इट वाज अप्रोक्सीमेटली 1757, ठीक है। अब 1757 में दो चीजें होती हैं। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंग्लैंड में मशीन्स का यूज करके कपड़े बनाए जा रहे हैं। इंडिया में अभी भी हाथों से ही मोस्टली काम हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इंग्लैंड में जो कपड़े बन रहे हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव होगी बिकॉज ऑफ मशीन, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इंग्लैंड नीडेड मार्केट्स अब्रॉड, जहां पर वो अपने कपड़े को बेच सके। और इसी टाइम पे क्या होता है? बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। तो ये जो साल है ये इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक था। क्यों? इसलिए क्योंकि एक तरफ इंग्लैंड में प्रोडक्शन बढ़ गया और एक तरफ इंडिया में इंडियंस का कंट्रोल घट गया। अब अंग्रेजों ने इसके बाद क्या किया? अपने इनहैंस प्रोडक्शन को इंडिया के मार्केट में बेचने के लिए कोलोनियलिज्म और इंपीरियल पॉलिसीज को फॉलो किया। इंडिया के मार्केट्स, इंडिया के प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिमिनेट किया और ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को इंडिया में जितना हो सके उतना बेचने की कोशिश करी, ठीक है। तो ये सब जो कपड़े हैं ना फ्रेंड्स, ये सब उसके पहले बहुत फेमस थे, उसके बाद ये ऑलमोस्ट खत्म हो गए, ठीक है। क्योंकि एक तो ये एक्सपेंसिव थे, प्लस बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन नहीं सकते थे। इंग्लैंड ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ज़्यादा क्वांटिटी में कपड़े बनाए और कम दाम में कपड़े बनाए, तो वो सक्सेसफुल हो गई। प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ गया आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। बस बाकी तो इतिहास है फिर, ठीक है। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन अहमदाबाद। टेक्सटाइल मिल इन अहमदाबाद, नो, आई थिंक इट वाज इन मुंबई, ठीक है। मुंबई इज कॉल्ड एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, नो, अहमदाबाद इज कॉल्ड एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स एक्चुअली मैनचेस्टर का मतलब क्या है? देखिए, मैनचेस्टर एक्चुअली इंग्लैंड में एक जगह है। आप लोगों ने सुना होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के बारे में। तो मैनचेस्टर इज अ प्लेस इन इंग्लैंड। बेसिकली मैनचेस्टर वो जगह है जहां पर कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत में कॉटन इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत जोरों से डेवलप हुई थी। मैंने आपको जस्ट बताया भी कि 1757 के टाइम पे क्या हुआ था। मैनचेस्टर वो इंडस्ट्रियल सेंटर है यूके का, इंग्लैंड का, जहां पर कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप होना बहुत फास्ट शुरू हुई थी विथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो दुनिया में जहां कहीं पे भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप होती है ना, उसे वहां का मैनचेस्टर बोल दिया जाता है। तो इंडिया में अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। जैसे जापान में ओसाका इज द मैनचेस्टर ऑफ जापान। अहमदाबाद इज ऑन द बैंक साबरमती रिवर, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात पे दोनों गलत है। कह रहा करेक्ट बताओ तो 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। पहला मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल मुंबई में स्टैब्लिश हुआ था 1854 में, नॉट इन अहमदाबाद। अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर बोला जाता है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर बोला जाता है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, ठीक है। अच्छा, अब फ्रेंड्स एक सवाल ये उठता है कि मुंबई जो है ये क्यों इतना सक्सेसफुल हुआ टेक्सटाइल या फिर कॉटन इंडस्ट्री में। बॉम्बे मिल्स क्यों इतना सक्सेसफुल हुआ? इसके पीछे कई सारे रीजन है। पहला रीजन तो ये फ्रेंड्स कि बॉम्बे का जो क्लाइमेट है वो आपका वार्म एंड ह्यूमिड है। ह्यूमिड क्यों? क्योंकि सी के आसपास, इसलिए ह्यूमिड है।
इस क्लाइमेट का फायदा मिलता है इन कॉटन। कैसे? कॉटन के जो बेल्स होते हैं वो और लंबे हो सकते हैं, उनकी क्वालिटी और अच्छी होती है अगर आप इस तरह के क्लाइमेट में उनकी रियरिंग करेंगे तो। दूसरा, सी पोर्ट पास में है तो ट्रांसपोर्ट करना काफी आसान है। तीसरा, मुंबई में बहुत सारे फाइनेंशियल कैपिटल माइंड के लोग प्रेजेंट थे, ट्रेडर्स जिनके पास काफी पैसा है वो लोग प्रेजेंट थे, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से इन्वेस्ट भी किया। और चौथा, मुंबई क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर था तो यहाँ पे आपको स्किल्ड लेबर भी आराम से मिल जाया करता था। इन्हीं कारणों से मुंबई पहले बहुत डोमिनेट करता था इंडिया में एज फार एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज नोन। और मुंबई से बिल्कुल क्लोजली फॉलो कर रहा था एक और शहर जिसका नाम था अहमदाबाद, बिकॉज ऑफ दिस सिमिलर रीजंस। क्लाइमेट, कॉटन के लिए आपको ब्लैक सॉइल चाहिए, वो भी गुजरात में अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, अब शुरू शुरू में मुंबई और अहमदाबाद को सपोर्ट क्यों मिला? बिकॉज ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। लेकिन ह्यूमिडिटी जो है इसको आप आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं आज की डेट में। दैट इज वाई सिंस टुडे humidity can be created artificially and raw cotton is a pure and not weight losing raw material। इसीलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब इंडिया के ऑलमोस्ट हर कोने कोने पहुंच गई है। जैसे कोयम्बटूर, आई थिंक कोयम्बटूर इज कॉल्ड एज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, कानपुर इट इज कॉल्ड एज मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट इंडिया एंड सो ऑन। तो कई जगह पे इंडस्ट्री फैल चुकी है। ठीक है, इनिशियली क्यों सक्सेसफुल हुई आपको जानना चाहिए, उसके बाद इंडस्ट्री ऑलमोस्ट हर जगह फैल चुकी है। Next, which of the following were the factors leading to rapid development of textile industry in Bombay? Warm and moist climate सही है, port सही है, raw material सही है, skilled labor सही है, all are correct। मैंने आपको जस्ट बताया था अभी फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? अब आपके सामने फ्रेंड्स एक स्क्रीनशॉट है जिसमें कि मैंने अहमदाबाद शहर के बारे में कुछ चीज़ें जो मिली एनसीईआरटी बुक में उसको लिखा है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बहुत नया इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने इतना आपको बताया है उसको एनसीईआरटी ने किन शब्दों में यूज किया है आप उसको देख सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट को जरूर एक बार पढ़िएगा कि अहमदाबाद जो है वो तुरंत इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन गया आफ्टर मुंबई। ठीक है, अहमदाबाद को बार बार बोला जाता है एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स थे, इट इज वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया बिकॉज कॉटन ग्रोज इन ब्लैक सॉइल। आपको याद होना चाहिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं। ठीक है, क्लियर है? पॉपुलेशन क्योंकि ज्यादा है गुजरात और महाराष्ट्र की, इसीलिए वहां पे आपको स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर दोनों तरह के लोग मिल जाते हैं। वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क्स है, पोर्ट्स की भी आसपास में है, इसीलिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना भी आसान होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका ओसाका के बारे में कि इसको जापान का मैनचेस्टर क्यों बोला जाता है। देखिए, ओसाका के आसपास लैंड वाज इजीली अवेलेबल ताकि वहां पे कॉटन मिल्स को स्टैब्लिश किया जा सके। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है ताकि कॉटन को स्पिन और वीव करना भी आसान हो जाएगा। बगल में एक रिवर है जिसका नाम है योडो। जो योडो रिवर है ना फ्रेंड्स, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज उसकी वजह सफिशिएंट वाटर इज अवेलेबल फॉर द मिल्स, लेबर भी आराम से मिल जाता है, पोर्ट भी बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका जो है ये कंप्लीटली इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पे ग्रो कर पाई। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये इंपोर्टेड वर्ड जो है ना, इंपोर्टेड शब्द जो है आयात, इसका बहुत गहरा रिलेशन है जापान के साथ। पूछिए क्यों? क्योंकि जापान में भगवान ने कोई खास नेचुरल रिसोर्स दिए ही नहीं है। जापान में कोई खास नेचुरल रिसोर्स है ही नहीं, जापान को ऑलमोस्ट सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। फिर भी आप सोचिए कि जापान कितनी ज़्यादा एडवांस कंट्री है कि वो इंपोर्ट किए हुए रॉ मटेरियल्स को इतना अच्छा फिनिश गुड बनाकर देती है कि जापान टुडे इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन अर्थ। ठीक है, जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है। एक तो ज़्यादातर लैंड जो है वैसे ही माउंटेनस और वोल्केनिक है, ऊपर से हमेशा वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर होते रहते हैं। तो जापान के जो लोग हैं they do not have much natural resources, they have to face natural disasters also, yet they are technologically so advanced कि वो लोग import करते हैं रॉ मटेरियल्स को और उसको बहुत अच्छी क्वालिटी के हाई प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो जापान जो है कॉटन कहाँ से इंपोर्ट करता है? इजिप्ट से, इंडिया से भी, चाइना से और यूएस से, और उसके बाद फिनिश गुड को बहुत अच्छी तरीके से अच्छे क्वालिटी का बना करके एक्सपोर्ट आउट कर देता है।
ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये था आपका 8.5 क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 उद्योग इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर में फ्रेंड्स कोई बहुत कुछ नया जानने को नहीं मिलेगा आपको, बट फिर भी हाँ कुछ एक बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। खासकर ये मैनचेस्टर के शहर को बोला जाता है, आपको पता होने चाहिए। इंडस्ट्री कैन गो अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ऑल 3 वर्टिकल्स। मैन्युफैक्चरिंग आपका सिर्फ सेकेंडरी के अंदर आता है। सनराइज इंडस्ट्री क्या होते हैं। अच्छा, इसमें एक लास्ट होमवर्क आपके लिए फ्रेंड्स। होमवर्क ये है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है इसको हम लोग सनराइज इंडस्ट्री तो मानते हैं, ठीक है। अब इंडिया आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी एग्रीकल्चरल कंट्री है। इंडिया में अबाउट 2/3 ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के काम में लगी हुई है, ओके। बट इंडिया का जो एग्रीकल्चर है बहुत ज़्यादा रिम्यूनरेटिव नहीं है, ठीक है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, जैसे लैंड फ्रेगमेंटेशन हो रखा है, फिर आप कह सकते हैं कि सर इंडिया में APMC रिफॉर्म्स प्रॉपरली नहीं हुए, एंड सो ऑन, ठीक। इसमें एक और रीज़न ये भी है फ्रेंड्स कि इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसमें ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते हम लोग। जैसे इंडिया में लीची, बनाना, मैंगो काफ़ी होता है, लेकिन हम लोग क्यों नहीं इससे बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना पाते हैं। अगर आप कंपेयर करें व्हाइट रेवोल्यूशन के साथ, उसमें क्या हुआ था, इंडिया के डेयरी सेक्टर में रेवोल्यूशन आया और उसका आउटपुट क्या था, मल्टीपल डेयरी प्रोडक्ट्स। सिर्फ दूध नहीं, दही, पनीर, मिठाई, पेड़ा एंड सो ऑन, पता नहीं कितने सारे प्रोडक्ट्स बन गए उसमें, चॉकलेट्स एंड ऑल। अमूल जो ब्रांड है वो तो मिल्क से आगे बढ़ के और भी कई सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिया उसने। तो अब सवाल ये उठता है कि इंडिया का जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इसको हम और कितना डेवलप कर सकते हैं, और क्या हमें इसके ऊपर स्पेशल फोकस देना चाहिए ताकि ये एग्रीकल्चर को रेम्यूनरेटिव बना सके। तो आपके लिए फ्रेंड्स सोचने का सवाल ये है कि इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को हम और ज़्यादा डेवलप कैसे करें, ठीक। आप इसमें आइडेंटिफाई करें इंडिया के मैप के ऊपर कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर कि इसके ऊपर खास फोकस देने की आवश्यकता है। सेकेंड सवाल ये है फ्रेंड्स कि जैसे हमने पहले ग्रीन रेवोल्यूशन किया था 1960s और 70s में, तो क्या हम लोग वैसा कोई रेवोल्यूशन कर सकते हैं विथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दिस टाइम एट द फोकस, और अगर हाँ तो क्या क्या चीफ फैक्टर्स होंगे, किन किन एरियाज में कर सकते हैं, और क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जो कि हमें ये सब करने से रोकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे फ्रेंड्स काफ़ी फोकस है सरकार का, काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है इस इंडस्ट्री को, इसीलिए आपको मैं सवाल दे रहा हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर ऐड कीजिएगा अपने नोट्स में। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग 8.6 यानी कि चैप्टर 6 ऑफ क्लास 8 करेंगे, फिर आपका क्लास 8 कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।